हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि CIB एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो इसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर द रीइंबर्समेंट रिलेटेड, जो URR 725 है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड है, this is really important. Questions have been asked related to this and can be asked आगे भी। तो इस पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड आल्सो वी विल सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम एक टॉपिक को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं एंड उसके साथ किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको हम देखते हैं। राइट, सो दिस ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक्स, reimbursing banks and the reimbursement with respect to that URR 725, ये एक टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि चैप्टर 4 का है। यूल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन डिटेल। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ahead, let me just remind you, if you are preparing for the CIB exam, then definitely you should be considering some guidance, because without guidance थोड़ा सा difficult हो जाता है in the available time to qualify this particular exam. ठीक है, तो we are providing that guidance with the help of the master course, and here मास्टर कोर्स में चारों ही जो कंपोनेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट्स के, विच आर रियली ल्यूसिड एंड नाइस, विच वी कैन वॉच ड्यूरिंग योर कम्यूट ट्रैवल। इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और द ब्रेक्स दैट यू हैव उनको, सो एज टू कंप्लीट योर सिलेबस। ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस वट एवर यू हैव read using the चैप्टर वाइज MCQs। इसके साथ साथ हमेशा ही स्कोप होता है कि हम एक बार अगर थोड़ा 60-70% एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कंप्लीट कर चुके हैं, वी शुड बी एबल टू एनालाइज वेदर वी हैव read in a proper manner or not. So full length mock test and for revision short notes as well as live classes before the exam have been provided. All of this has been provided as part of this master courses. You can click on the link given in the description. एंड ऑल्सो यहाँ पर इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी मास्टर कोर्स अवेलेबल हैं। लेट्स आपका ABM हो गया, बाकी कंपोनेंट्स बच रहे हैं, तो इंडिविजुअल कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो उसका भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू आर डूइंग इट राइट नाउ, प्लीज टू यूज द कोड CAP75 सो एज टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन द कोर्स अमाउंट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है एज फार एज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंसर्न। व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड? यूनिफॉर्म रूल्स फॉर बैंक रीइंबर्समेंट। ठीक है, URR 725। तो इसके लिए हमें समझना होगा यूनिफॉर्म रूल्स, तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, रूल्स है किससे रिलेटेड? बैंक रीइंबर्समेंट। सो यू शुड नो व्हाट इज बैंक रीइंबर्समेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमेशा ही जो एडवाइसिंग जो इशूइंग बैंक है, तो देर इज अ बैंक दैट इज अ इशूइंग बैंक। तो ये इशूइंग बैंक होता क्या है? दिस इज द बैंक, वी हैव आइडिया ऑन द डिफरेंट पार्टीज। तो एक और बार हम इस पार्टीज एंड द ट्रांजैक्शन दैट इज बैंक रिइंबर्समेंट प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इशूइंग बैंक है, दिस इज द बैंक दैट विल बी इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, और ये इंपोर्टर के साइड का बैंक है। वी हैव रेड दिस ना, इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, तो विल अप्रोच वन बैंक कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो ताकि मुझे गुड्स मिल जाए इमीडिएटली। आई कैन नॉट पे, या फिर आई बी पेइंग वंस द गुड्स आर रिसीव्ड, जो भी है साइट यूसेंस, आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। ओके, आई विल बी इशूइंग, इफ द इंपोर्टर इज नॉट गोइंग टू पे आई विल पे, ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट में टर्म्स है। तो इशूइंग बैंक विल एग्री, चेक द इंपोर्टर के सारे क्रेडेंशियल्स एंड देन इट विल एग्री फॉर दैट। अब इशूइंग बैंक के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। Okay, one most important responsibility is to issue the letter of credit. This is the first responsibility. The second one is to negotiate. ठीक है, negotiate करना। negotiate करने का मतलब क्या है? negotiate दो चीज़ों को देखकर किया जाता है। तो it will check कि what are the different kinds of goods that are being transported, what is the इनवॉइस का अमाउंट कितना है, इससे रिलेटेड जो बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर है कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करता है इन फ्रंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में लेट्स से एक आगे इमीडिएट पेमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो दीज टू थिंग्स को कंपेयर करके नेगोशिएटिंग बैंक एक्चुअली टेक्स केयर की वेदर दीज थिंग्स आर करेक्ट और नॉट। इफ दीज थिंग्स आर करेक्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये नेगोशिएटिंग बैंक जो है पेमेंट भी कर देता है, पेमेंट रिलीज कर देता है, विच विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरी।
ठीक है, बेनिफिशियरी को देने के लिए पेमेंट भी पास कर देता है। ठीक है, तो ये पेमेंट बेनिफिशियरी को कैसे पहुंचेगा, बीच में बेनिफिशियरी का बैंक होगा, तो बेनिफिशियरी का बैंक इज द एडवाइजिंग बैंक, तो थ्रू दैट द बेनिफिशियरी रिसीव्स दिस पर्टिकुलर पेमेंट। बट ये जो है, ये सेकंड मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इशूइंग बैंक, तो ये जो पेमेंट वाला पार्ट है, समटाइम्स द इशूइंग बैंक, ये तीसरा वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर कई बार ये इशूइंग बैंक सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है, बट इट इज़ अनेबल टू नेगोशिएट, इट इज़ अनेबल टू मेक दिस पर्टिकुलर पेमेंट। ठीक है, या फिर उसको अगर ये पेमेंट नेगोशिएटिंग, अगर ये नेगोशिएशन जो है इशूइंग बैंक नहीं कर रहा है, तो कोई नेगोशिएटिंग बैंक को उसे अपॉइंट करना होगा, किसी बैंक से बात करनी होगी, तो वो नेगोशिएटिंग बैंक नेगोशिएट करेगा एंड पेमेंट भी करेगा। ओके, पेमेंट कर दे रहा है नेगोशिएटिंग बैंक, लेकिन द बैंक वांट्स कि ये पेमेंट मुझे इमीडिएटली जल्दी से रिसीव हो जाए, फॉर द टाइम बिंग आई पेइंग बट आई नीड दिस मनी बैक। तो इन दैट केसेस वी विल बी हैविंग वन मोर एंटिटी कॉल्ड द रीइंबर्सिंग बैंक। ठीक है, पेमेंट मैंने तो कर दी बेनिफिशियरी को, बट आई नीड इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, या फिर आफ्टर सम एग्रीड टाइम, तो रीइंबर्समेंट जो है वो किया जाता है बाय रीइंबर्सिंग बैंक। आई होप डिफरेंट एंटिटीज के बारे में आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअली तीनों ही इशूइंग बैंक कर सकता है, बट एट टाइम्स इट विल ओनली इश्यू एंड नेगोशिएशन दूसरे बैंक को पकड़ा देता है। इसने पेमेंट कर दिया एंड रीइंबर्समेंट एक्चुअली इशूइंग बैंक को करना है टू द नेगोशिएटिंग बैंक, बट it will hand over that task also to some other bank called the reimbursing bank. Now the reimbursement is this thing, जो negotiating बैंक ने पेमेंट कर दी है, वो पेमेंट एक्चुअली reimbursing बैंक को प्रोवाइड करता है उसके डिटेल्स, एंड द reimbursing बैंक एक्चुअली प्रोवाइड्स द reimbursement कि हाँ आपका ये जो क्लेम, ये जो है reimbursement का क्लेम है, and this reimbursement का claim reimbursing bank will approve that and it will be providing that money to the negotiating bank। ठीक है, इस सारे अप्रूवल में इशूइंग बैंक विल बी कोऑर्डिनेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बैंक reimbursement which we have seen here. I hope that is very clear. Now moving ahead, we can very clearly say कि इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस तो करना लाना ज़रूरी है। तो हमारे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स केम अप विद दिस पब्लिकेशन 725 ऑफ URR। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स कौन है, क्या करना है, वो सब। तो क्लॉज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन, तो यहाँ पर इस तरह की रीइंबर्समेंट होनी है, एंड आई हैव डेसिग्नेटेड दिस पर्टिकुलर बैंक ऐसा करके, इशूइंग बैंक जो है रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन लेकर आएगा, और ये रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ये नेगोशिएटिंग बैंक अपना क्लेम जो है रीइंबर्समेंट क्लेम, वो रीइंबर्सिंग बैंक को प्रोवाइड करेगा, एंड इन सभी चीज़ों से रिलेटेड रीइंबर्समेंट का एक तरीके से वी कैन से सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स जो है किए जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दैट वी कैन सी हियर। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट से टोटली सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है रिइंबर्समेंट का ऑथराइजेशन, जो कि इशूइंग बैंक के द्वारा इशू किया जाता है कि ये पर्टिकुलर बैंक रिइंबर्समेंट ले सकता है, एंड आई हैव ऑथराइज्ड इट। तो दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग अहेड वी कैन सी सम मोर डेफिनेशंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इवन देन इशूइंग बैंक, बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है एंड रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। रीइंबर्सिंग बैंक जिसने एक्सेप्ट किया है रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन के इंस्ट्रक्शन को जो इशूइंग बैंक ने इशू किए हैं। क्लेमिंग बैंक, ये तीसरा नेगोशिएटिंग बैंक जो हमने देखा था ना, दिस इज द क्लेमिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लेमिंग बैंक बिकॉज इट इज क्लेमिंग। ये डिफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग एक्सेप्ट्स ड्राफ्ट्स और नेगोशिएट्स, ये नेगोशिएट भी कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो द क्लेमिंग बैंक। तो प्रेजेंट से रीइंबर्समेंट क्लेम प्रेजेंट करता है रीइंबर्सिंग बैंक को। क्लियर है, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें दिया हुआ है, क्रेडिट के एलसी से इंडिपेंडेंट, जो कि इशूइंग बैंक रीइंबर्सिंग बैंक को दे रहा है कि आप ये क्लेम जो आ रहा है उसे रीइंबर्स कर दो। सो एवरीथिंग, एवरी डेफिनेशन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर बाय द concepts that we have discussed here. Now moving to the liabilities and responsibilities, क्या है यहाँ पर। तो इशूइंग बैंक इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू द रीइंबर्समेंट, वो रीइंबर्सिंग बैंक को प्रोवाइड करने का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ऑब्वियसली इशूइंग बैंक हैज टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। नाउ इशूइंग बैंक जो है इसने कह दिया कि हाँ आप रीइंबर्समेंट दो, बट अगर ये रीइंबर्सिंग बैंक मना कर दिया, कुछ कर दे, तो उसके लिए इशूइंग बैंक कैन नॉट आस्क कि आप मुझे सर्टिफाई करो, कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, ऐसा पूछ नहीं सकता। रीइंबर्सिंग बैंक, रीइंबर्समेंट अथॉरिटी मस्ट नॉट हैव एन एक्सपायरी, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है रीइंबर्समेंट अथॉरिटी के पास।
ठीक है। एंड रिम्बर्सिंग बैंक जो है किसी भी क्लेम को जो है करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, ठीक है, जो कि रिम्बर्समेंट अंडरटेकिंग, तो ये पूरे चीज़ों को गवर्न करते हुए रिम्बर्समेंट की अंडरटेकिंग भी होती है। तो ये अंडरटेकिंग में दिया जो भी क्लेम दिया हुआ है उसके अलावा कोई और क्लेम को ऑनर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कि इसको रिम्बर्समेंट अथॉरिटी जो है मस्ट बी इशूड बाय एन ऑथेंटिकेटेड मींस, तो ये रिम्बर्समेंट का जो ऑथराइजेशन है वो ऑथेंटिकेटेड मींस प्रॉपरली जो है इशू करना है, सभी पार्टीज को पता होना चाहिए, कोई मेल कंफर्मेशन वगैरह नहीं यहाँ पर भेजा जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन सब्जेक्ट टू यूआरआर 725 इस तरीके से उसमें मेंशन्ड होगा जो रीइंबर्समेंट रिलेटेड क्लेम्स एंड वेरियस ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स है। इसमें क्रेडिट नंबर, करेंसी एंड अमाउंट, एडिशनल अमाउंट जो कि पेएबल है, क्लेमिंग बैंक का नेम, पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ चार्जेस, सब कुछ डिटेल्स इसमें होंगे। अब फाइनली ये जो है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ एलसी के साथ कंपनी करने का ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट कैन बी गिवन आउट सेपरेटली ऑल्सो, ठीक है। नाउ और बाकी ऑथराइजेशन, अमेंडमेंट्स, क्लेम्स रिलेटेड और भी डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार चीज़ें हमने डिस्कस की। एक तो मीनिंग क्या है इस चीज़ का, रिम्बर्समेंट का मतलब क्या है बैंक रिम्बर्समेंट, देन वी हैव सीन द डिफरेंट डेफिनेशंस एंड वी हैव सीन कि क्या यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनली ऑथराइजेशन, अमेंडमेंट, क्लेम्स रिलेटेड रूल्स देख रहे हैं। तो रिम्बर्समेंट बैंक कंपलसरीली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज हियर ओनली वी हैव सीन ना कि इट इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड, तो इट कैन एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है, दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो इट कैन एक्सेप्ट या रिजेक्ट एनी अमेंडमेंट्स, एनी चेंजेस अगर किए जा रहे हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। रीइंबर्समेंट अंडरटेकिंग में जो दिया हुआ है, इशूइंग बैंक जो है at any point of time except in cases where reimbursement undertaking has been given, issuing bank can at any point cancel or amend its reimbursement authorization, ठीक है। reimbursement authorization में changes से issuing bank कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, बट नोटिस देना होगा रिम्बर्सिंग बैंक को कि हाँ मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसमें। इरिवोकेबल रिम्बर्समेंट को एक्चुअली चेंज नहीं कर सकते विदाउट रिम्बर्सिंग बैंक का एग्रीमेंट, ठीक है। अगर ये रिम्बर्समेंट जो रिम्बर्समेंट का ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है दैट इज इरिवोकेबल, ऐसा स्टेट कर दिया गया है, तो चेंजेस जो है विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द रिम्बर्सिंग बैंक नहीं कर सकते आप। रिम्बर्सिंग बैंक कैन नॉट कैंसिल और अमेंड रिम्बर्समेंट अंडरटेकिंग without agreement with the claiming bank. The same thing is valid इन रिवर्स ऑल्सो। तो ये जो अंडरटेकिंग है जो ये रिम्बर्सिंग बैंक और बाकी सब के बीच में, शोइंग बैंक के बीच में मेनली होता है, तो उसे ये रिम्बर्सिंग बैंक भी अपने हिसाब से कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अंडरटेकिंग एक्चुअली मोस्टली रिम्बर्सिंग बैंक के द्वारा दिया जाता है टू द इशूइंग बैंक। एंड यहाँ पर जो है इसके साथ साथ वी कैन से क्लेम रिम्बर्समेंट, जो भी क्लेम किया जा रहा है क्लेमिंग बैंक के द्वारा टेली कम्युनिकेशन के थ्रू मेनली किया जाना है, अनलेस जो है ये स्पेसिफाइड है कि आपको इसी तरीके से क्लेम अपना भेजना है, ठीक है। टाइम ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द क्लेमिंग बैंक, द सेम मस्ट बी अकम्पनीड बाय रिम्बर्समेंट क्लेम, ठीक है। टाइम ड्राफ्ट भी आपको देना है, टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रिम्बर्सिंग बैंक शेल हैव रीजनेबल टाइम, ठीक है। रिम्बर्सिंग बैंक के पास कितना टाइम होगा सो एज टू रिम्बर्स एंड प्रोसेस द क्लेम्स, 3 बैंकिंग डेज का, ठीक है। इसके साथ साथ रिम्बर्सिंग बैंक डिसाइड करता है कि आई विल नॉट रिम्बर्स, तो उसे प्रॉपरली क्लेमिंग एंड इशूइंग बैंक को एक्सपीडिशियस मैनर, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होगा, प्रेफरेबली बाय टेली कम्युनिकेशन। एंड रिम्बर्समेंट क्लेम्स जो शुड नॉट बी प्रेजेंटेड, तो लेट्स से रिम्बर्समेंट क्लेम बहुत ही जल्दी आप चाहते हो, तो ये क्लेम आपको जो डेजिग्नेटेड डेट है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट के 10 डेज से पहले जो है प्रेजेंट नहीं करना है। ड्यू डेट से पहले 10 डेज के पहले तक यू कैन प्रेजेंट, इससे पहले नहीं, ठीक है। फालतू का लेटर ऑफ क्रेडिट और वो चीज़ें देखेंगे कि ये रिम्बर्समेंट का ही देखेंगे, तो दीज थिंग्स विल बी देयर, तो 10 डेज से पहले नहीं होना चाहिए। तो ये दो नंबर्स एटलीस्ट अगर हम याद रखें दैट वुड बी ग्रेट। सो व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अंडर URR 725, द रिम्बर्सिंग बैंक शुड नॉट हैव टाइम फॉर प्रोसेसिंग द क्लेम मोर देन, कितना टाइम, कितने से ज़्यादा टाइम उसके पास नहीं है, तो इट इज़ 3 banking days, we have just now seen, so C will be the right answer.
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. URR 7 to 5 is related to which among the following? Similar question has been asked also. Bank to bank reimbursement, dishonor of letter of credit, negotiation by negotiating bank. ठीक है, किस चीज से mainly related है? You have to answer this question in the comment section. I'm waiting for your answers, and if you have any other queries you can always let us know on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं. All the best for your preparation. I hope you like the session. प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.